चलिए क्वेश्चन दिया हुआ था 52 नंबर में, शुरू करिए। सब लोग बना लिए थे ना भाई? क्वेश्चन बना लिए थे? किसी को दिक्कत है? अभिषेक भाई इसमें फंस गया क्या रे डिस्काउंट वाला कहानी में? अभिषेक 52 बनाया कि फंस गया भाई? बताओ एक बार। बन गया तो ठीक है, जिसका भी दिक्कत होगा समझना रे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस फॉर सेल। जितना दाम रखे थे, जितना भी दाम रखे थे, क्वेश्चन में क्या कहा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस फॉर सेल। जितना दाम रखे हैं बेचने के लिए ना, उसका 80% आपका सीपी था। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सीपी इज क्या है? जो मार्केट प्राइस होगा हमारा, जो अंकित मूल्य है उसका 80%, 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस। 80% का मतलब है कि अगर हम 80/100 बोलेंगे, 80% का मतलब क्या लिखना होगा? 80/100। तो 100 रुपया अगर लिख देंगे कि मार्केट प्राइस होगा 100 रुपया मेरा, तो कॉस्ट प्राइस होगा 80 रुपया, मतलब 4:5 का रेशियो। समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि स्मार्ट प्राइस अगर हम लोग अंकित मूल्य रखेंगे 100 रुपया, तो खरीद के लाए होंगे, इसका मतलब 80 रुपया में। हाउ मच परसेंट डज द ट्रेड्समैन गेन आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%? कितना उसको लाभ मिलेगा अगर वो 12% डिस्काउंट देता है? इसका मतलब आप जानते हैं यहाँ पे कि डिस्काउंट किस चीज पर देगा? जो दाम अंकित होता है। कोई सामान खरीदने जाइएगा, इस पेन का दाम लिखा हुआ है, उसके बाहर में प्रिंट यहाँ पे 100 रुपया मान लीजिए, आप मोल मोलाई करिएगा तो 5 रुपया कम कर देगा 95 रुपया में। तो यहाँ पर एक्चुअल में लाया कितना में था? वो खरीद के लाया था 80 रुपया में। सोचिए, खरीद के लाया था 80 रुपया में, लिख दिया यहाँ पर 100 रुपया। आप बोलिएगा डिस्काउंट करिए, तो डिस्काउंट करिए किस पर? जो दाम लिखा हुआ रहेगा ना इस पर, उस पर अंकित मूल्य पर छूट देगा। हमेशा डिस्काउंट मिलता है मार्केट प्राइस के ऊपर। तो बोलिए कि दाम इसका था लिखा हुआ 100 रुपया, आप बोले कम करिए, तो बोला है ठीक है 12% आपको कम देंगे। तो 12% कम मतलब कितना? 100 रुपया में 12 रुपया कम मांग रहा है आपसे। मतलब आप पूछे कि कितना में दीजिएगा, तो वो बोला कि ठीक है हम सेल कर देंगे आपको 12 रुपया कम में। 100 रुपए का सामान 12 रुपया कम करेगा, मतलब आपको 88 रुपया में वो देने को तैयार हो गया। आप सोचे कि हम उसको ठग के ले आए, आपके मन में आएगा कि हम उसको 12 रुपया कम करवा लिए। भाई 100 रुपए का सामान थोड़े ना 100 रुपया में खरीद के लाएगा, 100 रुपया में बुर्बक टाइप बेच देगा आपसे। बुझ रहे हैं ना? खरीद के लाया था 80 रुपया में, वो खरीद के लाया था 80 रुपया में, दाम लिख लिया 100 रुपया। आपको बोल दिया कैसे 80-100 की है? तो भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो क्रय मूल्य उसका 80% है। 100 का 80% 80 रुपया बनेगा। क्वेश्चन में बोला कि 12% का डिस्काउंट छोड़ते हैं। 12% का डिस्काउंट से मतलब है मार्केट प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है। प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो 100 रुपया में 12 रुपया छोड़ दिया, 88 रुपया में बेच लिया। पूछा दुकानदार को लाभ कितना हुआ, तो 80 रुपया में खरीद के लाया था और 88 रुपया में बेच लिया। कितना का लाभ हुआ सोचिए? हर के 8 नहीं मार दीजिएगा, 8 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज पूछा है, हाउ मच परसेंट? बोलिएगा 8 रुपए का प्रॉफिट है। 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट है? तो प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो 8/CP। सीपी का मतलब 80 गुना 100 कर दीजिएगा, इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 10%। यही आपका आंसर था, सी नंबर। समझ में आ गया होगा भाई लोग? अभिषेक भाई बुझाया? अंकित मूल्य 100 रुपया रखेंगे, 80 रुपया क्रय मूल्य, 100 रुपया पर 12 रुपया छूट देंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 88 रुपया। 80 रुपए का सामान था, 88 में बेच लिए, 8 रुपए का लाभ। 80 का 10%, 8 रुपया बनता है, 10%। तीसरा नंबर ऑप्शन लगा देंगे। समझ गया तो बोलो हाँ समझ गए। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 53 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताओ रे, जो बच्चा लोग बना लिया है। A merchant has announced A merchant has announced 25% rebate on prices of ready-made garments at the time of sale. If a purchaser needs to have a rebate of rupees 400, then how many shirts each costing rupees 320 should he purchase? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे कि ए मर्चेंट हैज अनाउंस्ड, वो 25% का रिबेट करेगा। कोई भी सामान खरीदिएगा बेचते टाइम 25% का डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट हमेशा मिलता है कहां पर? डिस्काउंट मिलता है मार्केट प्राइस पर, कहां नहीं बनेगा।
क्वेश्चन में दिया कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है इफ ए परचेजर नीड्स टू हैव ए रिबेट ऑफ ₹400। जो खरीदने वाला है, जो क्रेता है, जो खरीदने वाला परचेजर है, वो चाहता है कि उसको 400 रुपए का छूट मिले। वो चाहता है कि 400 रुपए का छूट मिले। अब देन हाउ मेनी शर्ट्स इच कॉस्टिंग ₹320 शुड ही परचेज। 320 रुपया जिसका दाम बता रहा है, तो 400 रुपए का छूट लेने के लिए कितना शर्ट खरीदना पड़ेगा? हाउ मच शर्ट उसको खरीदना पड़ेगा? हाउ मेनी शर्ट्स इच कॉस्टिंग ₹320 शुड ही परचेज। दो आदमी बोले हैं, अमृता बोले हैं 5 शर्ट खरीदना पड़ेगा, साकेत भाई भी बोले हैं 5 शर्ट खरीदना पड़ेगा। अब दो आदमी बोल दिए तो उसी को लगा देते हैं। 320 रुपए का दाम है। सोचिए, आप बोलेंगे 25% डिस्काउंट करिएगा, तो डिस्काउंट मिलके कितना? 320 का 25%, 25 का मतलब 1/4, यही ना बोलिएगा। 25 से काटिएगा तो 4 से काटिएगा 80। एक शर्ट जिसका दाम 320 रुपए है, तो आपको 80 रुपए का छूट मिलेगा। सोचिए, और आप चाहते हैं कि 80 रुपए का छूट मिलेगा, मतलब एक शर्ट खरीदिएगा, एक शर्ट खरीदिएगा तो बोलेगा 80 रुपए का छूट, और आप बोलते हैं कि नहीं हमको 400 रुपए का छूट चाहिए। इसका मतलब 80 पंचे 400, इसका मतलब हमको 5 गो शर्ट खरीदना पड़ेगा। आंसर अपना डी नंबर जाएगा। बात बुझा गया होगा? जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो टोकिएगा, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। उमा, आपको दिक्कत था? 320 रुपए का आइटम है, 320 रुपया शर्ट का दाम है। अनामिका समझिए, 320 रुपया शर्ट का दाम है। 25% का डिस्काउंट देगा। 320 का 50% निकालेंगे, 320 का 50% मतलब आधा, तो बोलेगा 160 रुपया। और बोला चूंकि 25%, तो फिर से आधा निकालेंगे, इसका भी हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 80 रुपया। वही लिखे थे 320 गुना 25/100। तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि 320 का 25/100 करेंगे तो 80 बन के आएगा। मतलब 320 रुपया शर्ट का दाम है, हमको 80 रुपया छूट देगा। मतलब वो शर्ट उपलब्ध है 240 रुपया में। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 320 रुपए का शर्ट है, 80 रुपया डिस्काउंट देगा, हमको 240 रुपया में शर्ट दे देगा। बात समझ में आया? जाते हैं खरीदने लिखा होता है 20% ऑफ, 25% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, 50% प्लस 50% ऑफ। बस वही सब कहानी है कि आपको बोला कि 25% डिस्काउंट देंगे। 320 रुपए का शर्ट है, 25% डिस्काउंट। आप सोचिएगा कि 320 का 25% कितना? 25/100 मतलब 1/4, तो 1/4। 320 गुना 1/4 करिएगा, 80 रुपया बनेगा। 320 रुपए का शर्ट, 80 रुपया डिस्काउंट देगा, हमको 240 में वो बेच लेगा मेरे हाथों। ये बात समझ में आया? तो एक शर्ट खरीदेंगे तो हमको 80 रुपए का छूट, और हम चाहते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला कि ए परचेजर नीड्स टू हैव रिबेट ऑफ ₹400। वो 400 रुपए का रिबेट चाहता है। तो एक शर्ट खरीदेगा तो उसको 80 रुपए का छूट, 5 गो शर्ट खरीदेगा तो 80 पंचे 400 रुपए का छूट मिलेगा। मतलब 5 गो शर्ट खरीदना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? नहीं तो शर्ट को खरीद के देखिएगा तब बुझाएगा। बुझा गया तो जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे। नहीं बुझाए तो फिर से बताएं। अभिषेक भाई का ठीक है, बाकी उमा और मिश्रा जी मैसेज छोड़िए। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो बता दीजिए। बुझाया बुझाया, चलिए बहुत सुंदर, बुझा गया तो बहुत सुंदर। चलिए बढ़िया आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, a merchant purchases a wristwatch for ₹450 and fixes its list price in such a way that after allowing a discount of 10% he earns a profit of 20%. then the list price of the wristwatch is। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यापारी 450 रुपया में एक कलाई घड़ी खरीद के लाता है, और उसका एक दाम list price in such a way that after allowing discount 10% he earns a profit of 20%, then the list price of the wristwatch is। क्वेश्चन में बोला है आपसे कि कोई व्यापारी है 450 रुपया में एक कलाई घड़ी को खरीद के लाया है, उसको अंकित मूल्य, सूचीय मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ मिल जाए। दिक्कत है जिस बच्चे को बोलना रे भाई 450 रुपया में खरीद के लाया था, 450 रुपया में खरीद के लाया था, 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है।
तो बताइए कि उसका अंकित मूल्य क्या था, लिस्ट प्राइस क्या था, उसका सूची मूल्य बताइए क्या था। साकेत बाबा 600 लिखे हैं, उमा बहन जी लिखी है 500 रुपया। 2 आदमी बोला, 2 आंसर है। अमृता बताओ रे, दोबारा माथा पटको ठीक हो जाएगा रे। उमा, क्या नाम है? अमृता, जल्दी बताओ आंसर क्या लिखा था। सौरभ सिन्हा बताओ रे, श्वेता बताओ, गोपाल जी चला गया क्या रे? गोपाल जी, गोपाल जी आंसर बताओ क्या होगा। श्वेता का 600 है। एसपी पूछ रहा है ना? हाँ, एकदम एसपी पूछ रहा है, नहीं है। एमपी पूछ रहा है, मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है। अमृता का सी, दिमाग अमृता का भी ठीक नहीं है, माथा दुखा रहा है अमृता का, आंसर से बुझा रहा है। चलो ठीक है, और लोग बताओ। गोपाल जी जल्दी बताओ रे, क्या लिखेगा आंसर। सौरभ सिन्हा दे दिया आंसर 600 अपना, ठीक है। अमृता का 750 आया है, ठीक है। इधर कौन है? मिश्रा जी बोल रहे हैं कि एसपी पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछा। गोपाल जी ठीक है। चलो भाई देखो रे, अभिषेक भाई समझ लो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है 4,450 रुपया, 450। आपसे बोला कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में क्या था, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। तो पूछा आपसे कि मार्क्ड प्राइस बताइए क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, साइड में लिख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा अगर तो साइड में लिख लीजिएगा नोट में कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर होता है, मार्क्ड प्राइस पर मिलता है। डिस्काउंट जब कभी मिलेगा तो मार्क्ड प्राइस पर जनरली वही काम होता है। खरीद के लाएगा जब सामान सड़ रहा होगा, बेकार हो रहा होगा, बर्बाद हो रहा होगा, तब भले वो बेच देता है सीपी पर भी डिस्काउंट देकर। जनरली ये काम होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर मिलता है। जबकि जबकि प्रॉफिट जबकि प्रॉफिट और लॉस का कंपेयर सीपी पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, सीपी पर करते हैं, सीपी पर करते हैं। बुझे? डिस्काउंट हमेशा कहां करिएगा? मार्क्ड प्राइस पर। छूट मिलेगा अंकित मूल्य पर। लाभ और हानि का निर्धारण हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अब सोचिए कि आप बोले कि कितना 10% हम छूट दे भी और फिर भी 20% का लाभ हो जाए, मतलब क्या था मेरा क्रय मूल्य, सूची मूल्य क्या था, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, उसी के बारे में। अब सोचिए कि 450 रुपया में खरीद के लाए हैं और चाहते हैं कि 20% हमको प्रॉफिट मिल जाए। तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या होना चाहिए? 450 रुपया मेरा सीपी है और हम चाहते हैं 20% का प्रॉफिट मिल जाए। तो प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पर ही मिलता है। तो आप बोलिएगा 450 का 120%, 20% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए का सामान 120 में बेच लेगा। तो यहीं से काम करिएगा, ये डबल जीरो कैंसिल, 9 छक्के 54, 540 रुपया में वो बेचेगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? 450 का सामान 540 में बेचेगा, तो आप बोलिएगा कि अच्छा 20% का प्रॉफिट कमा लिए। 450 का 10% बनेगा 45 रुपया, 20% बनेगा 90 रुपया। 450 में 90 रुपया जोड़ लीजिएगा, 540 रुपया कहेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस इसका है। अब आप बोलते हैं कि 540, 540 में बेचते हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस तब होगा जब 10% का डिस्काउंट दिए रहेंगे। तो डिस्काउंट किस पर होता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर होता है। आप बोलिए कि मार्क्ड प्राइस अगर हमारा यहाँ पे 10% डिस्काउंट देने के बाद 540 है, मतलब 90% का, ऑल्सो कर सकते हैं यहाँ पे कि 90% का मान 540 है अगर, तो मेरा 100% का मान क्या होगा? बस तो 9 छक्के 54, 100 गुना 6, 600 रुपया बोल दीजिएगा आंसर। 600 रुपया आपका आंसर है। बोलिएगा सर यहाँ भी 100%, वहां भी 100%, कैसे कैसे बुझाया? नहीं बुझाया, कोई बात नहीं, बुझाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बुझाया तो और बढ़िया। इसको लिख लिए होंगे नोट को कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर मिलता है, जबकि प्रॉफिट और लॉस का कंपेयर सीपी पर करते हैं। बस इसी से, कितना पैसा लगाए थे, क्या कहानी हुआ था, वहीं से करते हैं। अब एक बात समझिए, दिक्कत बन रहा होगा तो समझिए। मार्क्ड प्राइस को अगर बोलते हैं 100 रुपया, बोल तो सकते ही है ना। मार्क्ड प्राइस कितना दाम रखे हमको नहीं मालूम, हम 100 रुपया मान लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
₹100 पर क्या करते हैं, 10% का डिस्काउंट देंगे, मतलब 90%, 90/100 में बेचेंगे। ये हमारा सेलिंग प्राइस कहलाएगा। आपको दिक्कत है तो बताइए। अगर मार्केट प्राइस हम ₹100 रखेंगे तो हम 10% का डिस्काउंट देंगे, मतलब 90%, जितना भी कीमत होगा उसका 90% में हम बेच लेंगे। तो ₹100 का 90% समीकरण 1 बना दीजिए। अब बोलिए ऑल्सो, जब यहाँ पे हम सीपी बता दिए कि हमारा ₹450 सीपी है, और आप बोल रहे थे कि आपको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कहाँ पर, तो सीपी पर। तो आप सब सीपी मिल गया ₹450। तो इसीलिए अगर हम बोले कि एसपी कितना होगा, तो आप बोलिएगा 450 का कितना, तो 120/100। इसी को बोल देंगे इक्वेशन 2। अब तो आप बता दीजिएगा ना कि 00 से 00 कैंसिल, 9 छक्के 54, ₹540 हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। एसपी का मान 540, यही इक्वेशन नंबर 2। ये भी पहला इक्वेशन है आपका सेलिंग प्राइस, दूसरा इक्वेशन भी सेलिंग प्राइस है। मतलब आपको ये बोलना चाहिए कि x इंटू 90/100 का वैल्यू है 540, तो x का मान कितना, तो 9 छक्के 54, 6 से काटिएगा, x/100 का मान 6 बनेगा, तो x का मान 600 लिखिएगा। यही आपका आंसर बन के आएगा। बात बुझाया, नहीं बुझाया तो बोलिए फिर से। इफ मार्केट प्राइस बराबर x। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बताइए। A reduction of 10% in the price of tea enables a dealer to purchase 25 kg more tea for ₹22500. What is the reduced price per kg of tea? ये तो क्वेश्चन बनना चाहिए। रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है तो आपसे कहा गया था कि डिफरेंस इन क्वांटिटी सेट बनाने से यही फायदा होता है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार टकराते जाएगा। जिससे हम लोग अड्डा 247 का बना रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखे थे आपको डिफरेंस इन प्राइस। तो क्वांटिटी में कितने का अंतर है, बोलिएगा 25 केजी ज्यादा मिला है, 25 केजी ज्यादा मिला। बोलिएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी 25 केजी का। डिफरेंस इन प्राइस कितना, तो 10% ऑफ 22500, 10% निकालिएगा, 2250 लिखिएगा। किसका, तो 25 केजी का दाम। जब 25 किलो का दाम 2250, तो 1 किलो का दाम कितना, 25 नमा 225 लिखिएगा, ₹90। यही आपका आंसर बन के आएगा। रिड्यूस प्राइस बोलिएगा 90। दिक्कत है तो बताइए, हो गया तो ठीक है। सब बुझ गए, जगले हैं तो बोलो बचवा लोग। इसमें बोलते हैं, मिश्रा जी समझिए, इसमें क्या बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब दिया हुआ है कि जब दाम घटता है, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम घटता है, तो अब जितना रुपया पहले खर्चा करते थे उतना ही रुपया चाहेंगे खर्चा करना, तो सामान ज्यादा मिलेगा। अब जैसे अभी सोचिए ना कि अब एक टाइम में प्याज हो गया था आपका 120 रुपए किलो। 120 रुपए तक तो खरीदे ही थे, हम भी खरीद के लाए थे 120 रुपए। अब 120 रुपया खर्चा किए थे तो 1 केजी मिल रहा है। अभी अब 30-35 रुपए हो गया है। मान लीजिए 30 रुपया में 1 केजी मिलता है, अभी दाम घट गया। तो सोचिए कि हम पहले 120 रुपया लेके गए थे तो हमको 1 किलो मिलता था। आज अगर 30 रुपए किलो है और हम बोलेंगे नहीं 120 रुपए का ही लेंगे, तो हमको कितना, 4 किलो देगा। बोलिएगा ना, मतलब ज्यादा कितना दिया, 3 किलो ज्यादा मिला हमको। 3 केजी ज्यादा मिला, पहले मिलता है 1 केजी, अब मिलता है 4 केजी, मतलब 3 केजी का फायदा दिखा। तो कितना में, तो 120 रुपया के हिसाब से गए थे तब का केस। तो यहाँ पर लिखिए कि डिफरेंस इन क्वांटिटी, जब सामान का दाम घटता है तो अगर हम उतना ही पैसा खर्चा करेंगे तो सामान ज्यादा मिलेगा। दाम अगर बढ़ जाता है, अभी मान लीजिए कि 30 रुपए केजी प्याज है, आप 120 रुपया लेकर जाइएगा तो 4 केजी लेकर आइएगा। जब दाम उसका बढ़ जाता है, अब वो बोलेगा 120 रुपया में देंगे 1 किलो, तो पहले जो आप 4 किलो लाते थे अब लेके आते हैं 1 किलो, तो अंतर कितने का, फिर भी 3 रुपए का। तो यहाँ पर ज्यादा दाम हो तब, दाम बढ़ जाए तब, चाहे घट जाए तब, आप लिखिएगा यही आइटम को कि डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। मिश्रा जी नोट कर लीजिएगा, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। तो क्वांटिटी में कितने का अंतर, बोल रहे 25 केजी ज्यादा हमको चाय दे दिया, 25 केजी ज्यादा मिला, तो 25 केजी का डिफरेंस है। प्राइस में कितने का अंतर, बोलेगा 22,500 का 10%, 22,500 का 10%, मतलब 2250। बस यही से 25 किलो का दाम अगर 22 रुपया, सॉरी 2,250 रुपया है, तो 1 किलो का दाम कितना, तो 2250 में 25 से भाग करिएगा, 25 नमा 225 होता है, बोलेगा 1 किलो का दाम 90 रुपया है।
वही आपसे पूछा था, घटा हुआ दाम बताइए, तो घटा हुआ दाम 90 रुपया किलो। पूछेगा ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो 10% घटने के बाद में 90% फॉर ओरिजिनल प्राइस लिखिएगा यहाँ पे, कि जब 90% का दाम 10% घट गया, मतलब 90% ले रहा है हमसे, तो 90% का दाम अगर 90 रुपया है, तो ओरिजिनल था हमारा 100% दाम उसका हो जाएगा 100 रुपया। तो जब मूल मान प्रारंभिक मान पूछे, ओरिजिनल प्राइस पूछे तो 100 रुपया है, रिड्यूस्ड प्राइस पूछे तो 90 रुपया है। ये बात समझ में आया होगा। मिश्रा जी बोलिए, नहीं बुझाया तो? बुझ गए तो आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़िए आगे। 56 नंबर में, राम डोनेटेड राम डोनेटेड 4% of his income to a charity and deposited 10% of the rest in a bank. If now he has rupees 8640 left with him, then his income is, कितना होगा उसका इनकम, ये पूछा है। अमृता बहुत बढ़िया, सही आंसर है। साकेत जी सही है। क्या काम करिएगा, इनकम अगर x रुपया रहेगा तो 4% वो चैरिटी दे दिया, मतलब 96/100 बचेगा उसके पास। अब जो पैसा बचा उसका क्या किया, तो एंड डिपोजिटेड 10% ऑफ द रेस्ट इन ए बैंक। 96/100 बचा, इसका 10% वो दे दिया बैंक में। तो जब 10% दे दिया तो उसके पास बचेगा कितना, अब तो 90%/100 बोलिएगा, जिसका वैल्यू आप दे रहे थे 8640 के बराबर। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या लिखिएगा x का मान। सोचिए, 0 से 0 उड़ाइएगा, 9 से काटिएगा तो 9 9 81, 81 9 छक्के 54, यहाँ भी 96 है, यहाँ भी 96 है। x का मान लिखिएगा 10,000। x का मान लिखिएगा 10,000, यहीं से x का मान 10,000 पकड़ा दीजिएगा बस। बाकी क्लास में आपको ऐसा भी बताया गया था, इस टाइप का परसेंटेज के टाइम में फिर बताया भी जाएगा कि जब आपसे ये सेविंग दिया हुआ है 8640, इनकम पूछता है तो पहले इनकम होगा, बाद में सेविंग होगा। पहले कमा के लाइएगा, बाद में बचाइएगा। तो इनकम जब पूछेगा तो जो आपका सेविंग था उसको लिख लीजिए, 8640 को। 4% डोनेट कर दिए आप चैरिटी में, तो 4% डोनेट किए, मतलब बचा कितना, 96 रुपया। तो लिख दीजिएगा 100/96 इंटू 10% बैंक में जमा कर दिए, तो बचत क्या होगा, 100/90 बोल दीजिएगा। 100 रुपया अगर रहा होगा, 10 रुपया जमा कर दीजिए, 90 रुपया बचेगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 उड़ा दीजिए, 9 से काटेंगे तो 96 कटेगा, 96 96 उड़ गया, बच गया 10,000। यही आपका आंसर होगा इनकम का कहानी में। आप बल्कि यहाँ से सोच लीजिएगा कि 100 रुपया कमाते हैं, 4% खर्चा कर दिए, 96 बचा, 10% बैंक में दिए, 90 बचा। बस इसी को सॉल्व करिएगा, 8640 के बराबर हो जाएगा। बस यही से आप आंसर लगा दीजिएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। 57 नंबर में, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। जब दो आइटम है, लेंथ और ब्रेथ का कहानी है। इसको बोल दिया 10% बढ़ाओ, इसको बोल दिया 10% घटाओ। तो आपसे पूछा एरिया क्या होगा, तो ये L इंटू बी का कहानी एरिया बनता है। 10% बढ़ाइएगा 110/100, 10% घटाइएगा 90/100। यहाँ से काम कर दीजिएगा तो सोचिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, बोलिएगा 99/100। ये होता है रिजल्टेंट वैल्यू, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। 100 रुपया पहले था, 99 रुपया हो गया, 1% का लॉस बोल दीजिएगा आंसर। और वैसे भी आप इसमें परसेंटेज वाले में जानते हैं कि परसेंटेज चेंज के लिए क्या करते हैं, कि जब वैल्यू दिया हुआ है सेम तो हमेशा होगा डिक्रीज। 10 का स्क्वायर करिएगा 100/100, मतलब 1% का डिक्रीज। बस यही से ये परसेंटेज के टाइम में फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास में, कि जब वैल्यू सेम रहता है परसेंटेज वाला, तो ऐसे केस में बोलेगा कुछ नहीं याद है, तो जब परसेंटेज चेंज का केस बनता है भाई, तो x + y + xy/100 तो काम कर ही रहे थे ना अभी बीच बीच में। SICI के टाइम में बताए थे भी ऐसा, जिसमें डाउट बता रहे थे उसी सब टाइम में, कि 10% इंक्रीज मतलब 10 लिखेंगे, 10% डिक्रीज मतलब -10, प्लस लिखेंगे 10 इंटू -10/100 बोल देंगे। 10 - 10 कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, -1 लिखिएगा। -1 का मतलब 1% डिक्रीज, कहाँ गया रे, डिक्रीजेज बाई 1%। लिख दीजिए उसको आंसर 57 नंबर को। बात बुझा गया होगा। 1% डिक्रीज, बात समझ में सबको आ गया होगा। दिक्कत होगा तो टोकिएगा, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। 58 नंबर में कितना आंसर आया, जल्दी बताइए। ठीक है साकेत भाई। 3 spherical balls of radii 1, 2 and 3 centimeter are melted to form a single spherical ball
In the process, the loss of material is 25%. The radius of the new ball is. अमृता ठीक है, और लोग बताइए, और लोग बताइए किसी को दिक्कत हुआ तो। उमा लिख दिया प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला कि 3 स्फेरिकल बॉल है, एक छोटा है, बड़ा है, मान लो कुछ छोटा है। एक का रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया है 2 सेंटीमीटर, तीसरे का दिया है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, इस हिसाब से दिया हुआ है, समझ गए ना। इस सबको गला के पिघला के एक बड़ा सा बॉल सिंगल बना लेते हैं, इस सबको मिला के एक बड़ा सा बॉल बना लेते हैं। आपसे कहा कि ये गलाने पचाने में क्या हो गया कि 25% बर्बाद हो गया, मतलब इसका ये 75% आइटम बचा हुआ है, बस ये सोचना है। ये इसका तीनों का जो मिला दीजिएगा ना, इसका 75% ये आइटम है। तो पूछा रेडियस ऑफ द न्यू बॉल इज, नया बॉल का रेडियस क्या बन के आएगा, सोचिए। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी पिघलाने वाला केस बनता है, गलाने वाला केस बनता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें वॉल्यूम पे के पीछे काम करते हैं। वॉल्यूम स्फेयर है तो स्फेयर का आयतन कितना, गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहीं से काम करेंगे तो क्या लिखिएगा, 3 गोला है तो सबका आयतन निकालिए ना, 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 1 का क्यू। दूसरा जिसका 2 सेंटीमीटर है क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 2 का क्यू। फिर क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 3 का क्यू। ये बस समझ में आया। ये वॉल्यूम, ये क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल 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 बॉल्स, ये तो समझ में आया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई तो सब में कॉमन था, बाहर कर लिया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 तिया 9 तिया 27 और 8 35 और 1 36। आप लिखिएगा 4/3 पाई इंटू 36। यहाँ तक क्लियर है। ये है वॉल्यूम ओरिजिनल आइटम का। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब पकड़ा देते हैं इसको, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब पकड़ा देते हैं लास्ट में, सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बॉल्स। तीनों को जब जोड़ लेंगे तो इतना कहानी है। अब आपसे कहा इसमें कि ये तीनों का अगर हम लोग अलग अलग करके जोड़ते हैं तो ये कहानी बन के आता है एक्चुअल में। लेकिन आप बोले कि इस प्रोसेस में ऐसा करने में हमको 25% का मटेरियल गड़बड़ हो गया। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मेरा जो रिजल्टेंट बन के आया है, या न्यू बोल सकते हैं उसको, रिजल्टेंट वॉल्यूम जो बन के आएगा ऑफ सिंगल स्फेयर की बात करें तो कितना, तो आप बोलिएगा कि इसका 4/3 पाई जो 36 दिया हुआ है ना इंटू 36, इसका कितना, तो बोले 25% तो लॉस हो गया, मतलब कितना बचा, 75% बोलिएगा ना इसका। जो ओरिजिनल है आपका 36, उसका कितना, तो बोलिएगा 75%। दिक्कत है तो बोलिए पहले यहां तक। जब 3 टुकड़ा था बॉल का, 3 गोलाकार बॉल है दिया हुआ, सोचिएगा 3 गोलाकार बॉल है आपके पास। जब 3 गोलाकार बॉल है, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा बॉल बनाना है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे कि सिंगल बॉल बना के देखेंगे। तो सिंगल बॉल बनाने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। 4/3 पाई आर क्यूब बोलते हैं। 4/3 पाई तो सब में कॉमन दिख रहा है, एक बार 1 का क्यूब, एक बार 2 का क्यूब, एक बार 3 का क्यूब करिएगा तो 36 पाई इंटू 4/3 बन के आया। ये हो गया आपका ओरिजिनल। अब आपसे बोला कि ओरिजिनल इतना होना चाहिए था, लेकिन इस प्रोसेस में सबको मेल्ट करके एक बनाए, ऐसा प्रोसेस में 25% बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब है ओरिजिनल जो था आपका, इसका 75% बचा हुआ है। मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर की बात करें तो आप बोलिएगा 4/3 पाई इंटू 36, ये तो था उसका जोड़ने से, और इसका कितना, तो 25% बर्बाद हो गया, मतलब 75/100 बचा हुआ है। और किसके बराबर है, तो ये 4/3 पाई आर क्यू। आर तो ओरिजिनल जब बड़ा सा बनाएंगे ना तो उसका रेडियस को हम लोग कैपिटल आर बोल देते हैं। मान लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब का मान 4/3 पाई 36 इंटू 75/100। काट छाट करिए ना एक बार, काट छाट करेंगे 4/3 पाई से ये कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 9 36। तो लिखिएगा आर क्यू का मान कितना, 9 तिया 27, मतलब 3 का पावर 3, पावर बराबर तो बेस बराबर, रेडियस बोल दीजिएगा 3 सेंटीमीटर। आंसर रेडियस बोल दीजिएगा 3 सेंटीमीटर, यहीं से आंसर सी नंबर आंसर जो आप लोग बोल रहे थे।
सबका ठीक है। दिक्कत अगर है तो बताइए। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत का कहानी नहीं है, केवल स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बोला फिर से समझ लीजिए। 4/3 ओरिजिनल का अगर 4/3 पाई आर क्यूब बोल दिए कि गलाने से ये बन के आएगा ओरिजिनल का, तो बोलिएगा पहले से कितना कितना था। बोलिएगा 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 1 का क्यूब। फिर बोलिएगा 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब दूसरा गोला है 2 वाला, तीसरा गोला था 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 3 का क्यू, ऐसा बना हुआ था। और बोला कि ये जितना भी बन के आएगा उसका तो 25% बर्बाद हो गया, तो 75% बचा हुआ है। आप लिखिएगा कि 4/3 पाई तो सर बचा हुआ है 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, इसका 75% मतलब 3/4 किसके बराबर, तो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर। यहीं से काम करेंगे। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल, इसी को जोड़ेंगे हम लोग तो 28 और 7 27 और 8 बोलेंगे 35 1 36। ये पूरा आइटम हमारा 36 है। तो 4 9 36, 9 तिया 27, आर क्यू का मान बोलिएगा 27, आर का मान बोलिएगा 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर था। नहीं बुझाएगा तो बता दीजिएगा, डायरेक्ट बना सकते थे इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 59 नंबर। ये तो बच जाएगा। ए बी दिया, बी सी दिया, सी डी दिया, ए और डी पूछा तो ए का मतलब पहला टर्म 2 में 4 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 लिख दीजिएगा। डी का मतलब लास्ट टर्म 3 में 5 से गुना करेगा, 15 9 135 लिखिएगा। 5 का पहाड़ा याद है तो 8 5 से काटिएगा 27। बी नंबर ऑप्शन लिखिएगा। 8 और 27 का आंसर है। क्या रे उमा बी बी लिखता है रे। एक के को बी देगा कि बी बी लिख देगा रे उमा। चलो भाई 60 नंबर क्वेश्चन बताओ। If the length of a rectangle is increased, if the length of a rectangle is increased in the ratio 6:7, 6 से बढ़ के 7 हो गया, and the breadth is diminished in the ratio 5:4, घट के ये हो गया 4, तो पूछा कि एरिया क्या होगा। तो ओरिजिनल एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होता है, एल और बी। तो 6 पंचे 30 था ओरिजिनल, बाद में क्या हो गया 7 चौक 28। तो रेशियो कितना, तो 2 से काटिएगा 15, 2 से काटिएगा 14, 15 14 का रेशियो। बी नंबर ऑप्शन। जिनका बना था सबका ठीक था। यहाँ तक तो सबका ठीक है। 61 नंबर में आइए। 7 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो 4:5 था। 7 इयर्स एगो। जस्ट ये एज का क्वेश्चन तो अभी पढ़े ही थे हम लोग। 7 साल पहले ए और बी का रेशियो 4:5। नाम का मिश्रा बताना रे। 7 साल के बाद क्या होगा, A:B 5:6। आपको मालूम है कि दो आदमी के एज का डिफरेंस बराबर है, हमेशा होता है। तो 4 5 5 6 अंतर, अंतर तो बराबर दिखा। जब अंतर बराबर दिखा तो क्या करेंगे, 4 5 के बीच 1 का, 5 6 के बीच 1 का अंतर है, तो पहला पहला टर्म में खोज दीजिए। 4 से 5 हो गया मतलब 1 रेशियो का। 1 रेशियो का मान कितना, तो 7 साल पहले, 7 साल के बाद 14 साल। तो पूछा किससे, बी के बारे में। तो 14 पंचे 70 बोलिएगा ना। 7 साल पहले 70 साल का, मार नहीं दीजिएगा। तो ये 7 साल पहले था 70 साल का, तो प्रेजेंट एज पूछा मतलब 7 जोड़ के बोल दीजिएगा 77 ईयर्स। ये बात कुछ समझ में आया होगा। ये बन जाता है सर, बस कॉन्फिडेंस यहीं से लाना है। जो बनता है बस पूरा टाइट रहना है कि हमसे भी बनता है। पूरा टाइट रहिएगा, मजा आएगा। साकेत बोलिए भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर उसमें सर प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना सर बी का। प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं जी। सर ये 7 साल वाला था तो आंसर आ गया 77 साल। तो प्लस वाला 7 साल से कैसे करेंगे, उससे कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। इसमें क्योंकि वो से 7 साल बाद का मतलब प्रेजेंट ही हो गया ना सर वो। हाँ नहीं, ये एक का मान 14, 14 छक 84 बोलिएगा। मतलब ये 7 साल के बाद यहाँ पर आप है, अभी अभी है प्रेजेंट में, यहाँ पर जीरो में। अच्छा 7 हाँ साल पहले माइनस का कर। मतलब यहाँ, और 7 साल बाद का मतलब यहाँ। बुझ गए। 84 में से 7 घटा दीजिएगा अच्छा 77 ठीक है बन सर। गया। ठीक है। तो, 62 में आइए भाई लोग। 62। Two numbers are such that their difference, their sum and their product are in the ratio of 1:7:24. The product of the numbers is मॉर्निंग वाले बैच के बच्चा लोग, ये तो आपसे बन जाएगा। ये हम लोग टेस्ट में भी लिए थे क्वेश्चन। टू नंबर्स आर सच दैट देयर डिफरेंस, डिफरेंस दिया हुआ है 1 रेशियो में। डिफरेंस 1 रेशियो का मतलब x मान लेते हैं। सम दिया हुआ है 7 रेशियो, 7 को 7x बोल देते हैं।
प्रोडक्ट दिया हुआ है 24 रेशियो, 24x बोल देते हैं। तो जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर दिया होता है तो आप जानते हैं कि ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए बार बार कहा गया है कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा। 7x में x जोड़िएगा, 8x का आधा करिएगा तो 4x हो जाएगा। और स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे तो घटा दीजिएगा, 7x में से x घटाएंगे तो 6x बनेगा, उसका हाफ करेंगे तो 3x बनेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना भाई? आराम का ये भी बनेगा, बहुत सुंदर। बस इसी हिसाब से कॉन्फिडेंस लाइए। अब ये ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर है, आपसे कहा कि दोनों आइटम को गुना करेंगे तो 24x के बराबर हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा, 4 तिया 12x स्क्वायर का मान लिखिएगा 24x, यहीं से उड़ा दीजिएगा तो x से x कट जाएगा, 12 दूना 24, x का मान 2 लिखिएगा ना। तो आपसे पूछा कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट तो मान लिया यहाँ पर दिया हुआ है 24x, तो प्रोडक्ट बराबर 24 गुना x का मान 2 निकल के आया था, 48 लगाइएगा आंसर। तो 48 आपका आंसर है, बन गया होगा सबका, दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई। यस सर क्लियर है, चलिए बढ़िए आगे। 63 नंबर में, ABC are partners in a business during a particular year. A received 1/3 of the profit, B received 1/4 of the profit, and C received the remaining ₹5,000. How much amount of money did A receive? ये भी हुआ था पार्टनरशिप वाले क्लास में, इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था आपसे कि जब ABC तीन पार्टनर है, ABC तीन पार्टनर है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, A received 1/3 of the profit। आपसे बोला कि कितना 1/3, प्रॉफिट का 1/3 A को मिलता है, जबकि B रिसीव्ड 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, B को मिलता है प्रॉफिट का 1/4, एंड रिमेनिंग जाता है C को। C को कितना जाता है तो बोलते हैं रिमेनिंग जाता है। आपसे बोला जो फ्रैक्शन होता है उसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को एलसीएम पकड़ के बोल देते हैं। 3 और 4 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 बराबर 12। मतलब हमको लेना है कि प्रॉफिट पूरा अगर 12 रुपए का है, एलसीएम वाला ना सर, एकदम सही मिश्रा जी, एकदम बात पकड़ लिए हैं आप। बनाते बनाते ऐसा ही होता है, क्वेश्चन खूब मजा आएगा तब बनाने में। अब क्या समझ में आया कि प्रॉफिट 12 रुपए का है तो ए को कितना लाभ मिलेगा, सोचिए 12 का 1/3 मतलब 4 रुपए हमको इसको मिला। सोचिए बी को कितना मिला होगा 1/4, तो 12 का 1/4 बोलिएगा 3 रुपया इसको मिला होगा। इसका मतलब है कि कुल मिला के 12 रुपया लाभ था, 4 रुपया ए को मिला, 3 रुपया बी को मिला, 7 रुपया निकल गया, बच गया 5 रुपया सी के लिए। आप बोले कि अगर सी को 5,000 मिलता है तब ए को कितना मिला होगा। रेशियो के हिसाब से 5 है, एक्चुअल में मिल गया उसको 5,000, तो 5 का मान 5,000 तो 4 का मान 4,000 आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी, 4,000 लगा दीजिए आप। बात बुझा गया होगा? दिक्कत होगा तो टोकिएगा, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। 64 नंबर में, 3 horses are tethered at 3 corners of a triangular plot of land having sides 20, 30, 40, each with a rope of length 7 meter. The area of the region of this plot which can be grazed by the horses is। क्वेश्चन में क्या दिया है समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 घोड़ा को बांधिए, ट्रायंगुलर प्लॉट है, त्रिभुजाकार प्लॉट है, त्रिभुजाकार प्लॉट है, उस पे हर एक कोना पे बांध दिए घोड़वा को। 3 घोड़ा को यहाँ पर बांधे हैं, ऐसे चढ़ गया, ऐसे चढ़ गया, यहाँ पर घोड़ा बांधे ऐसे चढ़ गया, बुझ गए। तो 3 घोड़ा को बांध दिए, आप उसका बोल दिए हैं कि 3 कॉर्नर पर बांध दिए। ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका लंबाई दिया है 30 मीटर में है, और इसको बोल दिया 40 मीटर में है। रस्सी का लंबाई 7 मीटर है। मान लीजिए यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ, इसका रस्सी यहाँ से यहाँ घूमता है, मतलब ये आइटम उसका 7 मीटर का है, ये आइटम उसका 7 मीटर का है, बुझ गए। each with a rope of length 7 मीटर का। The area of the region of this plot which can be grazed by the horses। जो घोड़ा चढ़ लेगा उसका एरिया बताइए। तो चढ़ेगा मतलब ये वाला आइटम चढ़ेगा, ये वाला आइटम चढ़ेगा, ये वाला आइटम चढ़ेगा। तो आपको तो मालूम है कि कोई सर्किल अगर दिया होता है, जिसका भी नहीं बना है ध्यान से समझिएगा, कोई सर्किल दिया हुआ है और जानते हैं कि ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो इस आइटम को बोलते हैं त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का सेक्टर बोलते हैं। और ये अगर एंगल थीटा दिया हुआ है तो आप बोलते हैं कि इसका एरिया निकालने के लिए कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है भाई। तो आपसे बोला कि इस सब जितना एरिया वो
घास चढ़ सकता है उसका बताइए। 10 क्लास का क्वेश्चन है डिट्टो एकदम, यही क्वेश्चन टीयर 2 का पूछा गया क्वेश्चन है, डिट्टो यही है। पांडे जी बुझ गए ना? तो बुझिए कि छठा से लेकर 10वां तक उधर कंप्लीट रहेगा, इधर कोई दिमाग नहीं लगाना है। सारा सब्जेक्ट उधर का मान लीजिए सोशल साइंस है, साइंस एसएसटी वाला साइंस वाला पढ़ लीजिएगा, गणित पढ़ लीजिएगा। इधर कमीशन का तैयारी करने में मतलब कंपटीशन का में कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन वाला में चाहे बीपीएससी का करिएगा, जेपीएससी का करिएगा, यूपीएससी का करिएगा, तो देखते ही है कि सब जगह बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास 10 12 से लेकर सबका, बुझते हैं ना। छठा से 10वां तक 11वां 12वां सब पढ़ लेता है, टू टाइट हो जाता है। तो पढ़ना वही सब है, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते हैं ना हम लोग भूखले सबको भूलते चल जाते हैं। बस ये कहानी है। ये बात तो समझ में आ गया भाई। अब इसको क्या कर देंगे कि ये अगर ये एंगल कितना बनाया, इसका एंगल तो नहीं मालूम, अगर इसका एंगल थीटा बोल देते हैं, इसका एंगल को अल्फा बोल देते हैं, इसके एंगल को बीटा बोल देते हैं, तो ये मेरा क्या बन के आएगा, इसका थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 का स्क्वायर, यही ना बोलिएगा। सोचिए यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा, यहाँ पर अल्फा माने कौन को, एंगल चूंकि नहीं मालूम है हमको, छोड़ दिए, एंगल अल्फा बोल देते हैं। अल्फा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, आर कितना तो 7 का स्क्वायर। यहाँ पर एंगल कितना तो मान लीजिए बीटा मानते हैं, बीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया भाई लोग? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये डिग्री में है, डिग्री में दिया हुआ, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे ही अब आप तीनों कोण में देख लिए तो कॉमन आइटम कुछ दिख रहा है। कॉमन आइटम आपको दिख रहा होगा थीटा बटा 360 में ये पाई इंटू 7 स्क्वायर, ये वाला आइटम कॉमन दिख रहा होगा। ये वाला आइटम एंगल को छोड़ के बाकी सब आइटम कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई? यही तो फाइंड करना था, किसके बराबर होगा, यही तो फाइंड करना था, इसी का मान निकालना था। तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि, आप बोलिएगा यहाँ पर कि क्या करिएगा, सोचिए थीटा यहाँ पे कॉमन पकड़ लीजिए, पाई इंटू ऐसा बोल देते हैं इसको, 7 का स्क्वायर सब जगह है मतलब 49, यहाँ पर पाई लिख देते हैं, पाई लिख देते हैं, बट्टा 360 लिख देते हैं, और बचता क्या क्या है तो बोलेगा थीटा बचा, यहाँ पर अल्फा बचा और ये बीटा बचा। अब तो थीटा अल्फा बीटा हमको नहीं मालूम है, समझ रहे हैं ना? तो सी एन डी ऑप्शन भी नहीं है। और हम जानते हैं कि जब तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री, तो यहाँ से इसको उड़ा दीजिएगा 2 से। ये बात तो समझ में आया होगा, 49 पाई बटा 2, और इसी को लिखिएगा 49 बटा 2, और पाई का मान 22 बटा 7, 2 से काटिएगा तो 11, 7 से काटिएगा तो 7, 11 7 77। सी नंबर आंसर बोल रहे थे। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो सीधे 180 बटा 360 मतलब 1/2 कहानी करिएगा। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज में देख लिए वृत्त वाले में कि 3 कोण है, 1/2 करिएगा। पाई का मान 22/7 होता है, लिखा भी हुआ है कि यूज पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। बस सीधे झोल झाल करिएगा, आंसर दे देगा। समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ए वायर वेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक तार को स्क्वायर फॉर्म में मोड़ दीजिए, बुझ गए? मोड़ देंगे, रीजन ऑफ एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर जानते हैं, मतलब 11 सेंटीमीटर का इसका भुजा दिया हुआ है। एरिया में जानते हैं ना, साइड स्क्वायर होता है एरिया बराबर साइड स्क्वायर। तो जब 121 दिया हुआ है तो क्या लिखिएगा, साइड बराबर लिखिएगा, साइड बराबर लिखिएगा रूट ओवर एरिया, मतलब 121 का वर्गमूल निकालिएगा तो साइड निकल के आएगा 11, बुझ गए? साइड निकल के आएगा आपका 11। अब क्या करिएगा सोचिए, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, मतलब इसका पेरीमीटर हम सोच ले क्या होगा। साइड 11 है तो इसीलिए अगर पूछ देंगे पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर बताइएगा 4 इंटू साइड मतलब 44 सेंटीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर बन के आया तो इसको अब खींचना है कैसे, तो सर्किल के फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में खींचना है। तो सर्किल के फॉर्म में क्या खींचिएगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का मतलब सर्कमफेरेंस बोलेंगे, तो 2 पाई आर, पाई आर का मतलब 22/7, सर्कमफेरेंस जानते हैं आप कि 2 पाई आर होता है,
2 गुने 22/7 और रेडियस हमको नहीं मालूम, रेडियस से फाइंड करना था। देन द एरिया ऑफ द सर्किल। अच्छा, तो रेडियस हमको नहीं मालूम, इसका मान किसके बराबर है? 44 के बराबर। तो यहाँ से बोलेगा 22 गुना 44 उड़ा दीजिएगा तो r का मान 7 बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अमृता, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है? हाँ बिल्कुल, पेरीमीटर इक्वल है। इसका सरकमफेरेंस बोलते हैं और इसको पेरीमीटर बोलते हैं। बस यहीं से काम बता दीजिएगा, क्योंकि इसका पेरीमीटर ये कहानी, इसका पेरीमीटर ये कहानी। तो रेडियस तो निकल के आएगा 7, और चूंकि अब एरिया पूछा गया है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया कहलाता है सर्किल का। तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 7 गुना 7, गुना करिएगा 22 7 154 बना दीजिएगा। 154 समझ में आ गया होगा भाई लोग? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समझ में आया होगा? दिक्कत है तो बोलिए। उमा, एक तार लेके आना, उसको स्क्वायर फॉर्म में डालना रे। स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पर ऊपर में डाला गया है, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का था दिया हुआ एरिया। तो इसका मतलब है साइड क्या हो जाएगा? 121 का वर्ग करिएगा, किसका वर्ग करने से 121 आएगा? या स्क्वायर रूट ऑफ 121 बोलेंगे 11। तो जो स्क्वायर फॉर्म में था, वर्ग के रूप में दिया हुआ था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, मतलब साइड 11 बोल दीजिएगा। साइड भुजा निकल के आएगा 11। तो इसका परिमाप वो तार कितना लंबा था। तार का लंबाई कैसे बुझेंगे? तो तार का लंबाई यहाँ से जोड़ना शुरू करिएगा, इतना बड़ा, फिर बोलिएगा इतना बड़ा, फिर बोलिएगा इतना बड़ा, फिर बोलिएगा इतना बड़ा, यही तार का लंबाई होगा। मतलब सम ऑफ साइड बोल देंगे तार का लंबाई को। भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं, सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर। बस यहीं से 11 सेंटीमीटर का था, कुल मिला के बोल दीजिएगा 44 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। जब पेरीमीटर यहाँ पे 44 सेंटीमीटर आया हुआ है, मतलब अब उस तार को जो वृत्ताकार रूप में था उसको गोलाकार मोड़ेंगे, तो तार का लंबाइया तो बराबर रहेगा। तो अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होगा? 2 पाई आर बोलेंगे। 2 पाई आर मतलब 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 44 बोलिएगा। 22 गुना 44 उड़ा दीजिएगा, आर का मान 7 बोलिएगा। सर्किल का एरिया कितना बोलिएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 7 गुना 7, गुना भाग करेगा 154 बन के आएगा। उमा को समझ में आया रे? यस सर। बढ़ो आगे उमा, तो 66 नंबर जल्दी बनाओ, मिठाई इंतजार कर रहा है तेरा। The ratio of the area of a sector of a circle to the area of the circle is 1:4. If the area of the circle is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्किल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये आपका अगर आर होगा, यहाँ से सोचिए कि सेक्टर का बोल दिया है, सेक्टर का एरिया, सेक्टर एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल टू एरिया ऑफ सर्किल 1:4। मतलब ये क्या कहानी बनेगा? ओ ए बी बोल दिया। सोचिए अगर ये कोण अपना थीटा है तो लिखिएगा ना कि थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और इसका है सीधा पाई आर स्क्वायर बन के आता है। इसका रेशियो बोल दिया 1:4 का। यहाँ से हमको मालूम है कि पाई आर स्क्वायर काट देंगे तो क्या बन के आएगा? थीटा इज टू 360 का मान 1:4। तो सोचिए कि 4 का मान अगर 360 बोलेंगे तो 1 का मान 90 बोलना होगा। मतलब जो थीटा अपना है वो 90 डिग्री है। जो थीटा है यहाँ पर वो किसके बराबर है? लिखिएगा 90 डिग्री के। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, तो यहाँ से आर का मान तो निकल जाएगा कि पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 154। तो यहाँ से काट दीजिएगा ना, 22 7 154, मतलब आर स्क्वायर का मान 49, तो आर का मान 7। मतलब आपसे रेडियस थीटा निकल गया 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री को बोलते हैं पाई/2, जो कि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। आगे सोच लीजिए, यहाँ पर रेडियस आर निकल गया 7, तो यहाँ पर एंगल आर का रेडियस में रिलेशन क्या है? क्वेश्चन दिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर क्या है? ओ ए बी वाला कहानी, मतलब ये आर है, ये आर है, और इस आइटम को एल बोलते हैं, इसको चाप एल बोलते हैं। मतलब पेरीमीटर बराबर लिखिएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बराबर त्रिज्यखंड का परिमाप लिखिएगा 2r प्लस एल, 2r प्लस एल लिखिएगा कि चाप प्लस
चाप प्लस 2r बोल दीजिएगा, 2r प्लस l। तो r का मान मालूम है, थीटा का मान मालूम है, l नहीं। तो एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, थीटा बराबर होता है l बाई r। तो l का मान होता है थीटा इंटू r, इसी पर पुट कर दीजिएगा। l का मान करने के लिए पाई बाई टू इंटू कर दीजिएगा 7, बुझ गए। तो पाई/2 इंटू 7 मतलब 22/7 गुना 1/2 गुना 7, यहीं से काट छाट करिएगा तो 7 से 7 उड़ जाएगा, 2 से काटिएगा तो 11 कटेगा। तो L का मान हो गया 11, 2R का मान हो गया 7 गुना 14, 11 जोड़ दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन लगाइएगा। बस यही कहानी था। नहीं बुझाया तो बोलिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं मिश्रा जी, कोई बात नहीं है, नहीं बुझाया कोई बात नहीं। दिमाग को साफ कर दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल फ्री होके देखिए, कोई बात नहीं है। पहला कहानी क्या किया है, फिगर समझिएगा। क्वेश्चन में दिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सर्किल दिया हुआ, पहले सर्किल बनाते हैं। ये सर्किल बना हुआ है, सर्किल में आपसे बोला कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, इसका त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या बोले, त्रिज्या से बना हुआ, रेडियस से बना हुआ रहेगा। तो त्रिज्यखंड ओ सेंटर है, एक रेडियस इसको बोल दिया, दूसरा रेडियस इसको बोल दिया, ठीक है भाई। ए और बी, तो ये आप बोलिए कि रेडियस आर, आर मान लेते हैं। तो यही जो पोर्शन है ना, इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ये बात तो समझ में आया होगा। चलिए बढ़िए, इसी को समझते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, तो आपसे कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल टू द एरिया ऑफ द सर्किल इज 1:4 का कहानी। सर्किल का एरिया बोल दिया 154 का कहानी। मतलब अगर इसको अगर हम लोग थीटा बोलते हैं मान लीजिए, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर लिख लीजिएगा, नहीं लिखा होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360, ये डिग्री में रहेगा तब थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और अगर डिग्री में नहीं रहेगा तो फिर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, वहां से तोड़ेंगे। तो थीटा, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर बन के आया, ठीक है भाई। और आपसे कहा कि एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इसी दोनों का रेशियो 1:4 बोल दिया है, इसी दोनों का रेशियो बोल दिया है कि एरिया ऑफ सेक्टर बट्टा एरिया ऑफ सर्किल बराबर लिख दिया 1:4, मतलब 1/4। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोचिए सेक्टर का एरिया कितना, तो बोलिएगा थीटा बटा 360 गुने गुने पाई आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सीधा एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर का मान 1/4। अब यहाँ से तो बोल दीजिएगा ना कि ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। अब थीटा बटा 360, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा टोकिएगा यहीं पर। थीटा बटा 360 का मान 1/4, तो 4 से उड़ाइएगा तो 90 से कटेगा ना भाई। तो थीटा बटा 90 का मान 1, तो इसीलिए थीटा का मान 90 डिग्री बोलिएगा, थीटा का मान 90 डिग्री। दिक्कत तो बोलिए पहले यहीं पर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि दिक्कत है, बताइए। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सुंदर। अब ये थीटा जो लिखे थे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, 90 डिग्री। ये थीटा का मान 90 डिग्री मिल जा चुका है। थीटा का मान बोल दीजिएगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री के बराबर है थीटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए क्या काम करेंगे। अब बोला एरिया ऑफ द सर्किल 154, एरिया दे दिया है 154। तो आप जानते हैं ना कि एरिया दिया हुआ है 154, तो एरिया का मतलब है, एरिया का मतलब है पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जब एक एरिया दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर तो हमको नहीं मालूम अभी तक। अब यहाँ से अगर 22 सत्ते 154 करते हैं, तो 7 गुना 7 49 लिखिएगा ना, आर स्क्वायर का मान 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आर का मान कितना बोलिएगा, 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना, तो बोलिएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस अपना है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, तो बोलिएगा ये रेडियस अपना है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बोलिएगा, ये 7 सेंटीमीटर। दिक्कत तो बताइए यहाँ तक। रेडियस मिल जा चुका है, एंगल मिल जा चुका है, ठीक है भाई। हमसे पूछा कि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, मतलब त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। तो ओ ए सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सॉरी
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो बोलिएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, यही होगा, ए ओ प्लस ए बी प्लस बी ओ, इसी को तो बोलेंगे पेरीमीटर। तो ओ ए का मतलब तो आपको दे दिया है यहाँ पर, ओ ए का मतलब दे दिया है आर, ए बी का मान नहीं मालूम, ए बी का मान हमको नहीं मालूम, और बी ओ का मान दिया हुआ है आर। तो आर और आर मतलब कितना, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 प्लस ए बी करिएगा, यही आंसर होना चाहिए। अब हमको ए बी का मान नहीं मालूम है, तो ए बी का मान निकालने के लिए क्या काम करेंगे, ए बी का मान निकालने के लिए तो लिख लीजिए फॉर्मूला एगो और, एरिया ऑफ सेक्टर का तो ये फॉर्मूला लिख लिए थे, एरिया ऑफ सेक्टर का मान यहाँ से लिख दिए थे, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखिए कि सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कर दीजिएगा, पेरीमीटर तो नहीं, हमको ये आर्क चाहिए, लिखिएगा आर्क ऑफ सेक्टर बराबर त्रिज्यखंड की चाप कितना, तो लिखिएगा थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, त्रिज्यखंड का चाप थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। बोलेगा ये कहां से लाए, तो ये मान लीजिए कि अगर ये पूरा सेंटर का कोण 360 डिग्री बनता है, तो पूरा पेरीमीटर कितना हो जाता है, 2 पाई आर बोलते हैं। तो जब पूरा 360 डिग्री है तो पूरा 360 डिग्री है तो कितना बोल दिए, पूरा 360 डिग्री है तो बोलते हैं 2 पाई आर। अगर 1 डिग्री होगा तो 2 पाई आर बटा 360, डिग्री कितना थीटा दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा 2 पाई आर बटा 360 गुना थीटा, यही लिखवाए थे यहाँ पर कि थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, इसको लिख दीजिए। और अब यहाँ से मान पुट कर देंगे तो क्या क्या लिखाएगा समझिए, यहाँ से जब मान पुट करेंगे तो थीटा का मतलब हो गया 90, थीटा का मतलब 90 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 60। इसको देखिए काट छाट के कितना होता है, 90 से काटेंगे तो 4 से कटेगा, बुझ गया ना, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 11 से कटेगा, तो यही ए बी का मान 11 बन के आएगा, ए बी का मान कितना बन के आएगा, 11 बन के आएगा, ए बी का मान आपका ए बी बराबर 11 बन के आएगा, 14 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 के बराबर, यही 25 सेंटीमीटर आपका आंसर था। समझ में आया कि नहीं बताइए, थोड़ा इसको 2 बार 3 बार बना के देख लीजिएगा, ठीक है, 2 बार 3 बार बना के देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा लफड़ा नहीं है क्वेश्चन में। क्योंकि एक तो हम यहाँ पे जो बना देते सीधा कि एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस होता है, तो थीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ था, तो हम लोग एल का मान सीधे निकाल देंगे, इसका थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, इसका यूज नहीं करेंगे तो भी बना लीजिएगा कि थीटा बराबर होता है एल बाई आर, एंगल बराबर बोलते हैं आर्क बाई रेडियस के, कोण बराबर चाप बट्टा लिख देते हैं यहाँ पर त्रिज्या। तो थीटा का मतलब क्या लिख दीजिएगा, थीटा का मतलब लिख दीजिएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। एल तो नहीं मालूम, आर का मतलब 7 दिया हुआ था, एल का मान बोलेगा 90 डिग्री इंटू 7, तो 90 डिग्री का मतलब कितना, ये 90 डिग्री में है और ये हमको चाहना होता है इसमें रेडियन में, तो 90 डिग्री का मतलब बोलते हैं पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन इंटू 7। और इसी को चेंज करने के लिए कि पाई का मान 22/7 यूज करना है, इंटू 1/2 इंटू 7, तो यही 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटिएगा 11, तो एल का मान 11 बन के आता है। तो एक बार यहाँ से कर सकते थे, बुझ गए। तो मेंसुरेशन का कंसेप्ट बना के चलिएगा, फिर अपना देखिएगा कैसे बनेगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 67 में। The length of the diagonal of a cube is 6 centimeter. The volume of the cube is, length of a diagonal of a cube, cube का diagonal मतलब साइड √3 होता है, साइड √3, तो डायगोनल दिया हुआ है 6, तो साइड का मान कितना लिख दीजिएगा 6/√3, साइड बराबर लिखिएगा 6/√3, तो 6 का मतलब 3 दूना 6/√3, यहीं से काम कर दीजिएगा ना, √3 से उड़ाइएगा तो √3 से कटेगा, लिखिएगा 2√3, बुझ गए। साइड तो पूछा वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम बराबर तो होता है, जानते हैं कि साइड का क्यूब, वॉल्यूम बराबर होता है साइड का क्यूब, 2√3 का होल क्यूब,
2 दूना 4 दूना 8 √3 गुना 3 3 √3 24 √3 इसका आंसर बता दीजिएगा। 24 √3 इसका आंसर बता दीजिएगा। जो भी लोग बोले सब लोग ठीक है। 24 √3 समझ गए होंगे। फॉर्मूला है केवल धन का विकर्ण भुजा गुना √3 होता है साइड √3। इसका मान 6 दिया हुआ है, साइड का मान 2 √3 बन के आएगा। यहीं से क्यूब कर दीजिएगा, आंसर 24 √3। चलिए आगे 68 नंबर में क्या लिखिएगा। 68 नंबर, if a sphere of radius r is divided into 4 identical parts, then the total surface area of the 4 part is। अभिषेक भाई सी नंबर लिखे हैं, सही है। और लोग बताइए। अभिषेक भाई अनम्यूट हुई है ना एक बार। साकेत भाई बी लिखे हैं, ठीक है। अभिषेक भाई बताइए कैसे किए हैं 8 पाई आर स्क्वायर। अमृता आंसर नहीं आया मेरा, कोई बात नहीं। सर मतलब लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है ना 2 पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 मतलब पाई कि मतलब हाँ किसका हो? सर हेमिस क्या है? हेमी ये पूरा हो गया है गोला, बुझ गए। हाँ सर। इसका तो लेटरल सरफेस बोले होल सरफेस बोले, होल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया दोनों का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कोई कंप्लीट स्फीयर में लेटरल सरफेस होल सरफेस कंप्लीट चारे होता है। बोलिएगा अर्ध गोला हेमी स्फीयर जब काट दीजिएगा तो हेमी स्फीयर पकड़िएगा ना, काटिएगा तो ये वाला तरबुजा देखे है ना। हाँ सर। तरबुजवा को काटिएगा पूरा बीचों बीच तो इस टाइप का शेप बन के आएगा, इस टाइप का। ये ऊपर का सरफेस, तो ये जो ये वाला आइटम ऊपर का रहेगा गोलाकार, बुझ गए। तो जब पूरा है 4 पाई आर स्क्वायर तो ये वाला आइटम तो 2 पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर का सरफेस अपर सरफेस रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो इसी को मिला के बोल देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। आंसर नहीं आया मेरा, फॉर्मूला समझ रहे हैं सर, बट फिर भी आंसर नहीं आया। अच्छा देखते हैं, तो ये हेमी स्फीयर कहेगा तब तो 3 पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 4 आइडेंटिकल पार्ट, इसको 4 भाग में बांटिए। बुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्फीयर को 4 भाग में बांटिए, 2 भाग में नहीं हो। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ गोला पकड़े ना, तो गोला को एक बार काट दिए तो हेमी स्फीयर हो गया, एक बार और काटिए इसे, बुझे। ऐसे ऐसे कटाया। अब जो इसका एगो पार्ट ई निकल के आया, इसका पार्ट इस टाइप वाला, इसका निकालिए। राइट साइड वाला जो निकल के आया इसका बताइए। यहाँ जो बन के आता है इस टाइप वाला आइटम, इसका बताइए। फिर बन के आता है इस टाइप का आइटम, इसका बताइए, बुझे। इस सब का पूछ रहा है, इस सब का पूछ रहा है आइटम कि जैसे इसको काटे होंगे ना तो इस टाइप का शेप पकड़ लिया होगा, इसको काटे होंगे तो इस टाइप का शेप पकड़ा होगा, यहाँ पर काटे होंगे तो इस टाइप का शेप पकड़ा होगा, यहाँ पर काटे होंगे तो इस टाइप का शेप पकड़ा होगा, यहाँ पर काटे होंगे तो इस टाइप का शेप पकड़ा होगा, यहाँ से काटे होंगे तो इस टाइप का शेप। ये सब मिला जुला के बताइए कहानी। चलिए इसको बताते हैं, इसको रहने दीजिए, अभी बढ़ते हैं आगे। पहले 69 नंबर में बताइए बन गया होगा। सम ऑफ मनी डिपॉजिट्स एट सम रेट % पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 years, इन हाउ मेनी years will it become 16 times of itself at the same rate। क्या लिखिएगा इसका? साकेत भाई 16 लिखे आप। 16 times of itself at the same rate 16 साल में हो जाएगा 16 गुना। कितना बोले आप? 8 सर। आप बोले 8, ठीक है। अभिषेक भाई बोले 8, उमा भी बोली डी। चलिए ठीक है। इसमें क्या करते हैं एक बार ध्यान से समझिए। इसमें क्या करते हैं, एक तो फॉर्मूला पर जाइएगा तो लंबा बनेगा, सीधा सिंपल बता देते हैं। ठीक, एक तो अभी सोचिए कि अभी 0 years, ये टाइम अपना है, टाइम प्रेजेंट एज में है 0 साल, 100 रुपया लेकर खड़े हैं। अमाउंट कितना अपने पास? 100 रुपया। टाइम हम बोल दिए कि अभी 0 प्रेजेंट साल में है 0। आप बोले कि 4-4 साल में डबल हो जाता है, डबल इन 4 years, बुझ गए ना। 4-4 साल में 2 गुना, तो 4 साल का मतलब 4 साल जोड़ दिए डबल हो जाएगा। मतलब 100 रुपया है तो 200 रुपया हो जाएगा। कितना दिन में? 4 साल में 200 रुपया।
फिर अगला 4 साल और जोड़ेंगे तो 8 साल हो जाएगा। इसका मतलब इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 दूना 400 हो जाएगा। फिर क्या करिएगा, अगला 4 साल और जोड़िए तो 8 4 12 साल हो जाएगा। 12 साल में पहुंचे तो 4 का 2 गुना कर दीजिएगा तो 800 पहुंचेंगे। कितना बोला, 16 टाइम्स बोला। तो ये अभी तक 800 ही हुआ है, 100 का 8 गुना ही हुआ। हमसे बोला 16 गुना होना चाहिए, 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट। तो इसका मतलब 12 से फिर 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा। तो 800 का 2 गुना बोलिएगा 1600 हो जाएगा, मतलब 16 गुना हो जाएगा 16 साल में। पहला नंबर ऑप्शन सही था भाई। और सीधे बनाइएगा तो लिखिएगा यहाँ पे कि 2 टाइम्स डबल हो जाता है कितना दिन में, 4 साल में डबल। 16 गुना पूछा, 16 टाइम्स कितना दिन में होगा, तो पहले कितना होता, 2 गुना। 16 को 2 के रूप में एक्सप्रेस करिएगा। 16 को 2 के रूप में क्या लिखिएगा, 2 का पावर 4, यही ना बोलिएगा 16, 2 टू द पावर 4। तो ये पावर को ईयर में गुना कर दीजिए, 4 में 4 से गुना करेंगे, बोल देंगे 16 साल इसका आंसर है। बस इसी पर निकाल दीजिएगा 16, 8 गड़बड़ हो गया। SICI के टाइम में क्लास में करवाए थे, जो लोग क्लास में किए थे याद होगा, नहीं किए थे कोई बात नहीं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा रे भाई लोग। गोपाल जी जिंदा है ना रे, सो गया क्या? उमा, साकेत, सौरभ, श्वेता, निवेदिता एकदम निश्चिंत हो गया है रे। अनामिका, अमृता, अभिषेक जीवित है सर, बहुत बहुत बढ़िया। सोना नहीं है, ये लास्ट है ना, है 70 लास्ट है, ठीक है। 70 में क्या बोलिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 2 साल का। सौरभ भाई जिंदा है, अभी जिंदा रहना है रे, रिजल्ट लेना है, नौकरी करना है, शादी ब्याह करना है, अभी बाल बच्चा होगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, अभी बहुत दिन जिंदा रहेगा रे। अपना पहले पढ़ लो भाई। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर कर देना रे बाबा। बुझा, डिफरेंस का क्या कर देगा, डिफरेंस का मतलब हो जाएगा 4000 रुपया, आर का मतलब हो जाएगा 5/100 कर देगा, इसका होल स्क्वायर कर देगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो 4000 गुना 5 से काटिएगा तो 20, 1/20 का स्क्वायर कर दीजिएगा 400, उड़ा दीजिएगा तो 10 से कटेगा, आंसर लिख दीजिएगा 10। सबका हो गया होगा ये कहानी। उमा बी का है लिखा रे भाई लोग, समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद कर लेना, 2 साल का SI और CI के बीच का डिफरेंस प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। SI और CI के बीच का डिफरेंस नोट करके लिख लीजिएगा कि इफ डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इज D, अगर D डिफरेंस को बोलते हैं देन D बराबर फॉर 2 इयर्स, D बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। सब मान दिया हुआ है, पुट कर दीजिएगा। बुझ गए, दिक्कत नहीं है सर? आज मेरा सबसे गलत था, इसीलिए लास्ट वाला भी गलत हो गया। कोई बात नहीं उमा, मिठाई खा के टाइट रहना है रे। जाओ मम्मी वाला मिठाई खाओ, पहले लेके आई है तुम्हारे लिए, कैसे तुमको पढ़ने में मन लगेगा। समझ में आ गया भाई? दिक्कत है, लिखवाते फिर से। अभिषेक भाई नो सर माने क्या, बुझाया कि नहीं रे? अभिषेक भाई क्लियर नहीं हुआ क्या? क्लियर है, उमा का क्लियर है, अभिषेक भाई हो गया सर, ठीक है। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपना गोला वाला में। अब इसको तुमको हम दिखाते हैं वाइटर, तब तो कहीं समझ में आएगा। रुकना 1 मिनट। इसको लिख लिया ना, 3 साल की डिफरेंस प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 + R/100। चलिए जरा समझ लीजिए इसको, एक बार देखिए इधर, वीडियो ऑन करिए। ये आइटम आलू लेके आए हैं, बुझ रहे हैं ना? स्फेयर है ना भाई? दिक्कत होगा तो बोलना रे, दिक्कत होगा तो बोलना भाई। एक बार अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ, आलू को देखो, अनम्यूट हो जाओ। अनम्यूट हुआ? यस सर। यस सर। आलू को बोला है 4 भाग में करने, बुझा? गोला आलू है, 4 भाग में इसको छुरी लेके आए थे, ठीक है?
बुझ गया कहानी? इसको ये पूरा जुटल रहेगा तो इसको क्या बोलेगा? पूरा कंप्लीट सच में आलू है। तो झूठो कला है का रे? तुमको ना खिलौना में आलू था क्या? सर किसी को लग रहा सर आप नकली आलू लेके आए हैं। और नहीं देखे थे, अभी देखे। गए तो पूरी लेके आए हैं, देखता है आलू लेके आए हैं तो बुझा। तो ये पूरा स्क्वायर है, समझो पहले। उमा को अपना मिठाई के आगे में आलू नहीं बुझा रहा है, समझा रे उमा? तो ये 4 पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर का कुछ कहानी नहीं है अभी। इसका होल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे इसको 2 भाग काट दिए बीचों बीच, तो हम क्या बोल रहे थे कि ये जो आपका भाग देख रहे हैं इसका ये वाला आइटम, तो ये तो क्या होगा कि ये पूरा में जब था आपका पूरा मिलाने से 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको हटा देंगे आधा वाला पार्ट, तो इधर से ये जो सरफेस दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो काट दिए हैं बीचों बीच, अब ये वाला पोर्शन देखिए, बीचों बीच काटे तो ये शेप आपका सर्किल के आकार का है, ठीक है? तो ये पाई आर स्क्वायर बोल रहे थे, तो इसीलिए ये हेमी स्फीयर के केस में बोलते हैं हम लोग 3 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया अभिषेक भाई? दिक्कत है तो बोलना रे बच्चा लोग, अनम्यूट हो जाओ। किसी को भी दिक्कत है अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट का गया हुआ है आपके पास रिक्वेस्ट, ठीक है? अब बोला इसमें कि इसको 4 भाग में बराबर बराबर काट देना है। 2 भाग तो काट दिए थे, 4 भाग काटने का मतलब क्या था कि इसको फिर से एक बार और बीचों बीच उड़ा देंगे। ये जो आइटम लिए थे ना, इसको देखिए कि 2 भाग में और काट दिए, सब्जी बना देंगे, सब्जी बन जाएगा इसके बाद। इस बहाने हेल्प कर दिया है, समझ गया ना? ये सब 4 भाग अब आपको दिख गया होगा, 2 भाग इधर है और 2 भाग इसका यहाँ पर है, 2 भाग ये वाला, बुझ गया? यस सर। सोचिए कि 4 भाग में चारों भाग आपसे बोला आइडेंटिकल काटने, चारों भाग बोला आइडेंटिकल काटने, तो